दोस्तों, कभी कभी हमारी ही कुछ बेहुदी बातें हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकती हैं। आज की घटना कुछ वक्त पहले की है जो मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, ये घटना एक सच्ची घटना है जिसने मुझे क़यामत की एक ऐसी आंधी से रूबरू करवाया जिसे नज़रअंदाज कर पाना मेरे तो बस की बात नहीं है। तो आइए जानते आखिर कौन से हादसे ने मेरे साथ मुलाकात की थी। वैसे तो मैं अपने ट्रक से रात में डिलीवरी करता रहता था, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि मैं रोज की तरह आज भी डिलीवरी करके घर वापस लौटा। आज मैं घर लौटा तो मेरे बॉस का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक डिलीवरी को बीच में ही छोड़ दिया था। दरअसल कल रात जब हमारी ट्रक का टायर पंचर हो गया था तब हमने ये तय किया था कि हम इस डिलीवरी को कल पूरा करेंगे। और अब रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। इस वक्त ठंड का माहौल था और कोहरा भी छाया हुआ था, तो किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि रात के 9:30 बजे के आसपास पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा ही था, पूरा गांव सन्नाटे से भर चुका था। और जब बॉस से ये बात सुनने को मिली तो मजबूरन मुझे अपनी ट्रक लेकर पहले तो दुकान पर जाना पड़ा और उसके बाद अपने साथ एक हेल्पर को लिया जिसका नाम आकाश था। मैं और मेरा हेल्पर आकाश हम दोनों डिलीवरी करने के लिए निकल पड़े। वैसे तो रातों में डिलीवरी करना भी मेरी एक आदत सी बन चुकी थी, लेकिन आज हम जिस जगह पर पहुंचने वाले थे उस जगह मैंने आज से पहले कभी भी डिलीवरी नहीं की थी और वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर थी। शायद आज की पूरी रात हमें इसी डिलीवरी में लगने वाली थी, मगर बॉस का आदेश था कि हमें जल्दी से जल्द इस डिलीवरी को कंप्लीट करना है। लिहाजा हम निकल पड़े। रास्ता ठंड से भरा हुआ था और कोहरा भी शोर मचा रहा था और जोरदार सन्नाटा आज रास्ते को एक काली अंधेरी चादर में अब ढक चुका था। जिस रास्ते से अभी हम दोनों सफर तय कर रहे थे उस रास्ते के दोनों तरफ से बड़े बड़े इमारतें नजर आ रही थी, लेकिन ये इमारतें पुरानी और खंडर बन चुकी थी। बड़ा ही सुनसान रास्ता था वो। सड़क के ऊपर जब ट्रक की हेडलाइट पड़ रही थी तो मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ट्रक की टक्कर किसी गाड़ी से होने वाली है। लेकिन अभी तक अच्छी बात तो ये थी कि ज़्यादा गाड़ियों का आगमन इस सड़क के ऊपर मुझे नजर नहीं आया। ज़्यादातर इस सड़क के ऊपर सन्नाटा ही बिखरा था। और इस पर जब हम दोनों सफ़र काट रहे थे तो हमारी मुलाकात हमारे पुराने दोस्त रजत से हुई, जो अपने गांव में राशन की दुकान पर घूमता हुआ हमें दिखाई दिया। और रजत को देखते मैंने अपने ट्रक का ब्रेक लगा दिया। दरअसल इस वक्त हम जिस गांव के अंदर से गुजर रहे थे उस गांव के अंदर रजत का निवास स्थान था, जिससे मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई। रजत को जब डिलीवरी के बारे में बताया गया तो उसने बताया कि हम जिस इलाके में आज रात डिलीवरी करने वाले हैं उस इलाके में सावधानी इंसान को सुरक्षित रख सकती है। उसकी बातों को मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहता है, और बाद में मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ट्रक को लेकर आगे की तरफ निकल दिया। अब वहाँ से उस इलाके की दूरी बस 18 किलोमीटर की बची थी, जो अब काफ़ी कम थे। हमने अपने ट्रक को हाईवे के एक साइड में लगाया और अपनी भूख प्यास मिटाने लगे। और नाश्ता वास्ता करने के बाद अब वक्त हो चला था डिलीवरी को कंप्लीट करने का। इसी बीच उस जोरदार ठंड में हमें कुछ लोग आग के पास बैठकर अपने हाथों को गर्म करते हुए दिखे। लोगों का एक छोटा सा झुंड बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि मैं भी वहाँ पर जाकर अपने शरीर को थोड़ा तपा लेता हूँ, लेकिन बाद में मैंने इस बात को यह सोचकर टाल दिया कि अब मुझे देर हो रही है। लेकिन उसी वक्त धीरे धीरे काले घने बादलों ने आसमान में डेरा जमाना शुरू कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि काले घने बादल बहुत ही जल्द बारिश लाने वाले हैं। और टाइम की नज़ाकत को समझते हुए मैंने जल्दी से अपने ट्रक का गियर डाला और टॉप गियर में भगाता हुआ वहाँ से आगे निकलने लगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश मुझे कभी भी अब परेशान कर सकती है। अंत में वही हुआ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक जोरदार आंधी के बादल ने ट्रक को सड़क के बगल में रुकवा दिया, क्योंकि वो आंधी का झोंका इतना ज़्यादा तेज था कि मुझे अपनी ट्रक को साइड में लगाना ही पड़ा। और हमें डर था कि कहीं कोई चीज़ हमारी ट्रक से ना टकरा जाए, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। जिस जगह हम खड़े थे वहाँ कोई पेड़ नहीं था। ठंड के उस मौसम में बारिश के साथ आंधी का आना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी और ट्रक के अंदर पड़ा सामान भी हमें नुकसान दे सकता था। अंदर कुछ ऐसा सामान था
जिसे बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। वो तो अच्छा था कि हमने पहले से ही उसके ऊपर कुछ सुरक्षित चादर बांध रखी थी, जिस वजह से अभी तक हमें किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। लगातार 1 घंटे तक तूफान का यूं ही आगमन होता रहा और उसके बाद जब तूफान के अंदर थोड़ी गिरावट आई तब जाकर मुझे भी एक राहत की सांस मिली और मैंने अपनी ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और उसे आगे बढ़ाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो सोच समझकर करनी चाहिए। सड़क पर चलती हुई मेरी ट्रक की हेडलाइट एक छोटे से कद काठी के दिखने वाले आदमी पर पड़ी, जो उस बारिश के माहौल में अपने आप को बचाता हुआ पेड़ों के नीचे छिपते हुए घूम रहा था। उस आदमी को इस तरह घूमता भटकता देख मैंने अपनी ट्रक का ब्रेक लगाया और उस आदमी को आवाज देते हुए बोला, अरे साहब जी, कहाँ जाना है आपको? तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने भी उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां अपने आप को कांच से बाहर निकालना भी गुनाह साबित हो सकता है। जैसे मैंने अपनी मुंडी कांच से बाहर निकाली तो सबसे पहले मेरी नजर एक पेड़ से लटके हुए इंसान पर पड़ी, जो फांसी खाकर मर चुका था। उस लाश को देखकर उस समय मेरे हाथ पैर फूल गए। ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद एक बार फिर मेरी नजर सड़क के ऊपर पड़े कटे फटे शरीर पर पड़ी, जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही मिनटों पहले किसी ट्रक ने इस इंसान को कुचल दिया हो। मैं अपने ट्रक को उससे बिल्कुल साइड से लेता हुआ आगे निकल गया। आज मैं 2 हाथ से देख चुका था। फिर मैंने अपने खलासी के साथ भी जब इन बातों को शेयर किया तो उसने बताया कि उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और ये सुनकर मेरा दिमाग और भी अच्छी तरह हिल गया। फिर मुझे किसी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई म्यूजिक बज रहा है। फिर मुझे याद आया कि यह तो मेरे फ़ोन की रिंगटोन है, और फिर मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर बॉस का कॉल आ रहा था, और कॉल रिसीव करने पर बॉस ने मुझसे कहा कि अरे नितेश, अभी तक तुम अपनी ट्रक लेकर डिलीवरी तक पहुंचे नहीं, मुझे आगे से रिपोर्ट मिली है। तो मैंने अपने बॉस को बताया कि ज़ोरदार बारिश और तूफान की वजह से हमें वहीं रुकना पड़ा और ये हमारी मजबूरी थी कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। बॉस ने भी हमारी मजबूरी समझी और फ़ोन काट दिया और जल्दी से जल्द हमें डिलीवरी करने को कहा। बाद में मैंने ट्रक की स्पीड को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जल्दी उस डिलीवरी तक पहुंचना था। तकरीबन 40 मिनट के बाद हम लोग उस खराब रास्ते को पार करते हुए डिलीवरी तक पहुंच गए, और जब हम उस स्थान तक पहुंचे तब तक हमें रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। उस दुकानदार को सारा सामान सौंपने के बाद अब वक्त हो चला था घर वापस लौटने का। लेकिन इसी बीच उस दुकानदार के दरियादिली इंसान ने हमारे हाथ में चाय का एक कप सौंप दिया, और फिर हम तीनों लोग एक साथ बैठकर उस जोरदार ठंड में चाय की चुस्कियां लेने लगे। बातों ही बातों में उस दुकानदार ने बताया कि हमारा ये विशाल सा इलाका वैसे तो भूतों से बाधित माना जाता है, जिसका लग अच्छा नहीं होता वो बहुत ही जल्द इनके हाथों मृत्यु के घाट भी उतर जाता है। और दोस्तों, इतना सुनने के बाद एक पल के लिए मेरे हाथ और पैर कपकपी छोड़ने लगे। मुझे पहली बार इन सभी बातों से डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसे दृश्य लौटते वक्त देख चुका था। फिर बाद में मैंने भी अपने साथ हुए उन घटनाओं के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे सावधानी बरतने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि बुरी शक्तियां अटैक करने से पहले कुछ ऐसे दृश्य दिखाती हैं जो इंसान के दिल को सदमा पहुंचा देती है, और मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। लेकिन मेरे खलासी को ऐसे दृश्य नजर नहीं आए, यानी आज सिर्फ मेरी किस्मत खराब थी। एक तो मैं काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था, और दूसरी तरफ अब मुझे उस दुकानदार की बातों ने दहशत की सीमाओं को लांघने पर मजबूर कर दिया था। और अब मुझे अपनी सावधानी ही अपने एक बड़ा हथियार नजर आ रही थी, और उस समय मैंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया जो किसी डरपोक लोगों की निशानी भी है। दरअसल सबसे पहले मैंने ड्राइविंग करने से मना कर दिया, और इस बार मेरी जगह ड्राइविंग मेरा खलासी करने वाला था। मैंने अपने खलासी को ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा, और उसके बाद उस दुकानदार ने हमें सही सलामत वहां से रवाना कर दिया। हम दोनों एक बार फिर तैयार थे एक लंबे सफर को अंजाम देने के लिए। हम दोनों निकल पड़े। बड़ा ही सुनसान रास्ता था। घनी कोहरे के साथ अंधेरा अपने आक्रोश को लगातार बढ़ाता जा रहा था, और साथ ही अब तो सफेद सफेद धुंध भी वहां पर छाने लगी,
और इसी भी सफ़ेद सफ़ेद कोहरे की वजह से अब सामने का नज़ारा देख पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। मेरा खलासी आकाश करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद ही हल्की हल्की थकावट महसूस करने लगा, लेकिन उसने मुझे अभी तक ड्राइविंग करने का इशारा नहीं दिया। इस वजह से मैं चुपचाप उसके बगल वाली सीट पर अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। करीब 10 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आकाश का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर लगातार कांप रहे थे और वो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उसने किसी ऐसे नज़ारे को देखा है जिसकी हकीकत किसी खौफनाक दास्तां में कम नहीं है। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। डर तो उसके दिल में इस कदर बैठ चुका था कि वो अपनी पूरी कोशिश लगाने के बावजूद भी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल पाया। उस समय मुझे अपनी खलासी की हालत पर दया आने लगी, जिस कारण मैंने उसे ड्राइविंग सीट से हटाया और उसे थोड़ा पानी पिलाकर पूरी बात के बारे में पूछा। तो उसने मुझे ये बताया कि जब हम भाटी नामक गांव से निकल रहे थे तो अचानक से उसकी ट्रक के सामने एक औरत खड़ी नजर आई और डरावनी वाली बात तो ये थी कि उसके दोनों दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और ये सब नज़ारा इतना डरावना था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पाई। अब ये सुनकर मेरे भी पसीने छूटने लगे। उस समय मेरी भी यही चाहत थी कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी हमारे ट्रक के सामने हमें 4 लोग खड़े नजर आए जिनके बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून थे। मेरे साथ साथ अब आकाश की हालत भी पतली पड़ने लगी। हम दोनों समझ चुके थे कि हम शैतानों के चंगुल में फंस चुके हैं और यहाँ से बचकर निकलना हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। मगर हमने इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारी और अब किसी तरह यहाँ से निकलने की हम सोचने लगे। उसी दौरान उनमें से एक बेहद खतरनाक सा दिखने वाला शख्स हमारी ट्रक की तरफ बढ़ने लगा और उसको इस कदर अपने ट्रक की तरफ बढ़ते देख हम दोनों की धड़कनें तेज होने लगी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप वहीं किसी पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठे रहे, लेकिन उनके कदम अभी भी काफी तेजी के साथ साथ हमारी तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मेरे साथ साथ पता नहीं आकाश को भी क्या हुआ कि हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। बाद में जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि इस बार हम अपने ट्रक में नहीं थे, बल्कि इस बार हम दोनों किसी झोपड़ी के अंदर लेटे हुए थे जहाँ पर इंसानी कटी फटी हड्डियाँ पड़ी थी, जिन्हें देखकर हमारा मन विचलित होने लगा। हमें यह एहसास हो चुका था कि अब हम दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और शायद अब यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। फिर हमें उस झोंपड़ी के अंदर एक बुढ़ी अम्मा नजर आई जिसके हाथ में एक खंजर जैसा कुछ था और उस बुढ़ी अम्मा के हाथ में उस खंजर को देखने के बाद मेरी हालत तो और भी बिगड़ने लगी। अब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस खंजर के द्वारा हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब मुझे होश आया था तो उसी वक्त आकाश भी होश में था। आकाश ने बताया कि वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहा है और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं अपना पूरा दम लगाकर भी अपने हाथ और पैरों को हिला पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। फिर उसी वक्त आकाश के पैरों से बुरी तरह से खून निकलने लगा। आकाश के कदमों से खून को बहता देख एक पल के लिए मुझे भी एहसास होने लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने पैरों के ऊपर भी कुछ गीला गीला महसूस हो रहा था। फिर जब मैंने किसी तरह उठते हुए अपने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों से खून बह रहा था और ब्लड की वजह से वहाँ की आधी पड़ती जमीन लाल होने लगी। हमारा बहुत सारा खून बहने लगा था, जिस वजह से हमारे हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी, असली खौफनाक मंजर देखना तो अभी बाकी था। रात के करीब 2:30 बजने को आए थे और 1 घंटे ने हमारी पूरी रात को बदल कर रख दिया। फिर पता नहीं उस बूढ़ी अम्मा को क्या हुआ कि वो अचानक ही किस तरफ गायब हो गई, और जब वो गायब हुए तो हम उसे देख नहीं पाए। लेकिन वो झोपड़ी देखने में बड़ी अजीब और खामोश लग रही थी। उस झोपड़ी के एक एक कोने में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि डर की दूसरी जगह या फिर मौत का दूसरा बवाल वही झोपड़ी थी।
उस झोपड़ी की एक एक जगह मुझे डर की एक दस्तक लग रही थी। और फिर तभी मेरी नजर आकाश पर पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश के पैर हवा में उठने लगे। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश कर रहा हो। आकाश अचानक से घसीटता हुआ उस झोपड़ी से बाहर निकल गया। आकाश के रोने और चिल्लाने की आवाज से वहां का पूरा माहौल गूंज उठा। चारों ओर आकाश के चिल्लाने के शोर से सब कुछ मानो एक पल के लिए खौफ में डूब गया। इधर मैं भी आकाश को आवाज देने लगा, लेकिन अब आकाश के साथ कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं एकदम नॉर्मल हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे हाथ पांव एकदम सही हो चुके हैं। लेकिन जब मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। और उसके बाद जब मेरी नज़र एक लाश की तरफ पड़ी तो मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप उठा। मैं अपने खलासी की मौत पर पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे खलासी की कटी हुई मुंडी उस औरत की एक खटिया पर रखी हुई थी। मैं जानता था कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर रुकता तो मेरा भी मरना बिल्कुल तय है। और मैं उसी वक्त अपने कदमों को तेज तेज पटकते हुए वहाँ से भागने लगा। जंगल में जैसे मेरे पैर सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे तो उनके गूंजने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं लगातार वहाँ से भागता रहा, लेकिन जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मुझे इतनी हैरानी अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि जहाँ से मैंने भागना स्टार्ट किया था मैं अभी भी वहीं पर खड़ा था। मेरा पूरा दिमाग घूम चुका था और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि लगातार 10 मिनट भागने के बाद भी मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ। और अब मुझे पता चल चुका था कि मैं किसी माया शक्ति के जाल में फंस चुका हूँ। जब मुझे और कोई सहायता देने वाला नहीं दिखा तो मैं हताश होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ गया। फिर किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और इस बार जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की ओर मेरा खलासी आकाश बैठा हुआ था, जिसका शरीर पूरी तरह से घायल था और उसके शरीर से खून बह रहा था। आकाश ने बताया कि उस बुढ़िया ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अब वो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। और इतना सुनते ही मुझे अपनी मौत के पहले दर्शन तो हो चुके थे, लेकिन आकाश ने कहा अगर तुम्हें इस मायाजाल से बाहर निकलना है तो उसने मुझे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया जहां निकलना मेरे लिए बेहद आसान था। मैंने भी वही किया। उसके बताए अनुसार मैं उस कच्चे रास्ते में पहुंचा और वहां से मैं आसानी से अपने ट्रक के पास पहुंच गया। और जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा तो मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मुझे आकाश के बारे में वो सब याद सताने लगी, जिस तरह उसकी मस्ती मजाक और शैतानी करने का अंदाज। फिर मैंने इस पूरी घटना के बारे में अपने बॉस के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंचा दी। तो पुलिस द्वारा इस घटना के बारे में जांच पड़ताल भी की गई, लेकिन पुलिस भी नहीं जान पाई कि आखिर आकाश की मृत्यु कैसे हुई और उसका शरीर कहाँ है। साथ ही अब वो झोपड़ी भी वहां से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, आज भी मैं अपने दोस्त या फिर मेरे ट्रक खलासी के उस एहसास को भूल नहीं पाया जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना शायद आज मैं भी उसी की तरह दुनिया को छोड़ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी एहसास होता है कि मेरी वजह से उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। शायद उस दिन मैं ड्राइव करता तो हमारी जान भी बच सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।